नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम में हम दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर अपने रिपोर्टर्स को ग्राउंड जीरो पर जाकर भेजते हैं और साथ ही साथ खबरों की पड़ताल कर वो खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को उन्होंने संबोधित किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता जूही सिंह। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता महाकुंभ में जो है अपने बीजेपी के कई तमाम जो है राज्य के कार्यकर्ता उनको संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने जो है कांग्रेस पर जमकर निशाना बोला, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार देश के जिन जिन राज्यों में है वहां भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहां लोग जो है वहां हिंसा से वहां उन राज्यों में हिंसा व्याप्त है। और इस तरह के जो तमाम आरोप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर लगाए हैं। पीएम ने कहा कि जहां भी इनकी सरकार बनी है उन्होंने सिर्फ राज्य को लूटा है, राज्य को बर्बाद किया है। अगर आपने एमपी में इन्हें मौका दिया तो ये एमपी का भी वही हाल करेंगे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भाजपा की नई ऊर्जा को दिखाता है। यह दिखाता है कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता का हौसला। मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। बीजेपी के साथ देश के दिल का जो है अलग ही जुड़ाव है। जनसंघ के समय से आज तक एमपी के लोगों ने हमेशा बीजेपी को भरपूर प्यार दिया है। कांग्रेस ने अब अपनी बर्बादी का ठेका किसी और को दे दिया है। अब कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि कांग्रेस एक कंपनी सी बन गई है और इसके नारे से लेकर नीति तक सब कुछ आउटसोर्सिंग पर चल रहा है। इसका ठेका अर्बन नक्सलियों के पास है। तो ये एक बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान दिया है। कांग्रेस को उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अब अर्बन नक्सली चला रहे हैं। कांग्रेस अब खोखला हो चुकी है। उसके कार्यकर्ता भी ऐसा जो है महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान में जब कांग्रेस को मिला तो इन्होंने क्या कुरीतियां, क्या हड़कंप वहां मचाया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां जो है बीजेपी सरकार के 20 साल हो चुके हैं और यहां जो इस बार पहली बार जो युवा वोट डालेंगे वो यहाँ जो है वो अब तक बीजेपी को ही देखते आए, यानी बीजेपी की सरकार के विकास को ही देखते आए हैं। उन्होंने कहा कि जो इससे पहले जो युवा जो अभी इस बार पहली बार वोट डालेंगे वो उन युवाओं ने कांग्रेस के पहले जो भी उन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार किया है, यहाँ की सड़कों को नहीं देखा, यहाँ बिजली के लिए तरसते लोगों को नहीं देखा, यहाँ गाँव और गलियों को नहीं देखा है। शिक्षा अब जो है वो शिक्षा से व्याप्त जो है पूरे राज्य को देख पा रहे हैं। अभी जो है औरतें और महिलाएं जो है यहाँ काफी हद तक पहले मुकाबले सुरक्षित है। यहाँ बिजली की समस्या दूर हो गई है। हर तरफ शिक्षा और एक अच्छा सा माहौल हम बीजेपी की सरकार में लोगों को मुहैया करा रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ मैं जूही। एशियन गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मिला है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। एशियन गेम में निशानेबाजी की बात की जाए तो निशानेबाजी में भारत ने जो है अब की बार भी दूसरा गोल्ड मेडल जीता था। उससे पहले पुरुषों ने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन उसके बाद महिला की बात की जाए तो महिला क्रिकेटरों ने भी अब की बार जो है गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि जिस तरीके से गोल्ड मेडल जीतने की बात की जा रही थी तो उसमें अब तक भारत की झोली में जो है 10 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। बता दें कि जिस तरीके से महिलाओं का जो खेल निशानेबाजी को लेकर यहाँ पर खेल चल रहा था तो उसमें बात की जाए श्रीलंका को हराकर निशानेबाजी में और भारतीय क्रिकेट टीम ने अब की बार गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम में जहां भारत की झोली में अब तक 10 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। बता दें कि जिस तरीके से पुरुष ने जो है राइफल गेम खेलने की बात यहां पर शुरुआत की जा रही थी तो उससे पहले भारत के जो पुरुष थे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन उसके बाद भारतीय क्रिकेट की बात की जाए तो भारतीय क्रिकेट में जो है महिलाओं ने भी अब की बार जो है और श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। भारत की झोली में अब तक के जो है 10 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। एशियन गेम में भारतीय निशानेबाजी ने पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल टीम शूटिंग गोल्ड मेडल के बाद अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिला दिया है। भारत के खाते में अब तक 11 मेडल आ चुके हैं। बता दें कि 19वें एशियन गेम्स में आयोजन चीन में हो रहा था। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। इसके दौरान कुल 40 खेलों को 482 होंगी, जिसमें से 45 देशों में 10,000 से अधिक एथलीट पदक के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत का नाम अब तक हुए 11 मेडल, 2 गोल्ड। एशियन तोमर की बात निशानेबाजी में गोल्ड मेडल मिला है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल में मेगुली कोशी, आशी चोकसा और रमिता जिंदल से 10 मीटर के एयर राइफल टीम से निशानेबाजी में सिल्वर मेडल जीता था। अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह से गेम लाइट विथ डबल स्क्रीन पे जो है सिल्वर मेडल मिला था।
अब तक भारतीय टीम को जो है 11 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। जिस तरीके से भारत के अंदर जो राइफल का जो दूसरा गेम खेला जाता है तो उसमें जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो है आपके इतिहास रच दिया। वहीं एशियन गेम की बात की जाए तो एशियन गेम में सबसे आगे भारत का सबसे नाम आगे चल रहा है। लगातार जिस तरीके से इसमें इतिहास रचा है कि आखिरकार गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा भारत के अंदर पाए गए हैं। उससे पहले जो है पुरुषों ने जब खेला राइफल गेम खेला था तो उसमें जो है पुरुषों ने 2 मेडल जीते थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से महिलाओं ने जो है खेल जीता है तो उसको देखते हुए भी अब की बार दूसरा गोल्ड मेडल मिला है। लेकिन अब तक की बात की जाए तो अब तक 11 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं भारत को। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। संसद में अमर्यादित बयान पर सियासत जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। संसद में रमेश बिधूड़ू की तरफ से जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था दानिश अली के लिए, सपा सांसद दानिश अली, और संसद में रमेश बिधूड़ी पे उन्होंने कोई टिप्पणी की थी। इस दौरान रमेश बिधूड़ी ने अपनी बात रखते हुए उनके खिलाफ अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हुए उनको काफी कुछ कह दिया था, जिसके बाद से लगातार हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही। हमने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी में हड़कंप मच गया था और समाजवादी पार्टी भी लगातार मांग कर रही थी कि जिस तरीके से बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है वो माफी मांगी, लेकिन वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। ऐसे में बीते दिन जेपी नड्डा भी ने भी उनसे मुलाकात की और उनका रुख जानने की कोशिश की। हमने देखा था किस तरीके से राहुल गांधी भी दानिश अली के घर पहुंचे थे और उनसे बातचीत की। दानिश अली की तरफ से भी काफी कुछ कहना था। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है लगातार कि मुझे फोन करके धमकियां मिल रही है जान से मारने की। और ऐसे में विवादित बयान जो रमेश बिधूड़ी ने दिया था उसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे बातचीत की और अब ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि रमेश बिधूड़ी ने अपनी सफाई दी है जेपी नड्डा को। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके बयान को लेकर माफी भी मांगा था और उन्होंने कहा था कि रमेश बिधूड़ी ने ये बयान इसलिए दिया था क्योंकि पीएम मोदी के खिलाफ जो है दानिश अली ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था और उन्होंने ये पिटीशन भी दे दी है कि इस पूरे जांच को अच्छे से देख परख दिया जाए, जांच अच्छे से हो, जिसके बाद से अब किसकी इसमें गलती है वो निकल के सामने आ जाएगी। अगर दूसरी बात की जाए तो AIMIM के प्रमुख यानी कि असरुद्दीन ओवैसी का ये बयान निकल के सामने आया है कि जिस तरीके से वहां पे अल्पसंख्यक को टॉर्चर किया जाता है संसद में, वो दूर नहीं जब वहां पे मुसलमानों का मॉब लिंचिंग होगा। तो ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी माफी मांगने को तैयार नहीं है और एक के बाद एक विवादित बयान निकल के सामने आ रहा है। अब देखना होगा क्या रमेश बिधूड़ी दानिश अली से माफी मांगते हैं या इसी तरीके से घमासान छिड़ा रहता है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित। प्रयागराज में मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खबर के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें गैंगस्टर के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि इसी मामले में उनकी इस याचिका को, जिसमें उनकी तरफ से ये डिमांड की गई थी कि उन्हें जो गैंगस्टर के मामले में 10 साल की सज़ा मिली है और 5 लाख की पेनल्टी हुई है, उसको रद्द किया जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी पेनल्टी वाली जो 5 लाख की याचिका की डिमांड थी उसको कहीं ना कहीं स्टे कर दिया है, लेकिन उनकी सज़ा को रद्द करने से मना कर दिया है। फिलहाल जब इस पर आगे सुनवाई होगी तो इस मामले में आगे तय हो पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि गैंगस्टर के इस मामले में उन्हें ज़रूर राहत मिली है और उनको ज़मानत दे दी है। फिलहाल गैंगस्टर के इस मामले में उन्हें ज़मानत मिलने के बाद भी उनके पर ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें अभी उन्हें बेल नहीं मिली है, इसलिए उनके जेल से आने का रास्ता अभी फ़िलहाल साफ नहीं हुआ है। उनके वकील की तरफ से जो तर्क दिया गया था वो ये दिया गया था कि गैंगस्टर मामले में जो उन्हें 10 साल की सज़ा दी गई है उससे ज़्यादा का समय वो फिलहाल जेल में बिता चुके हैं। ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं होगा और कहीं ना कहीं उनकी इस दलील को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना और फिलहाल उन्हें राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। लखनऊ के इको गार्डन में किसानों की महापंचायत हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष वर्मा। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर किसान महापंचायत देखने को मिली। बड़ी संख्या में किसान आज लखनऊ के इको गार्डन में इकट्ठा हुए और सरकार को घेरने की कवायदें तेज की। हालांकि बीते दिनों भी किसानों का प्रदर्शन लखनऊ के इको गार्डन में देखा गया था। आज फिर राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। किसानों के नेता राजेश सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया। राजेश सिंह चौहान ने किसानों के वो हर मुद्दे उठाए जो सरकार किसानों से वादा कर चुकी है।
हालांकि राजेश सिंह चौहान का कहना है कि सरकार ने वादा तो जरूर किया है, लेकिन अभी उन वादों को धरातल पर नहीं लाया गया है। किसानों के मुद्दे की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से छुट्टा जानवरों को लेकर के मुद्दा उठाया गया, साथ ही साथ किसानों की जो बिजली माफ की बात कही गई थी वो मुद्दा आज के प्रदर्शन में उठाया गया। वहीं अगर बात की जाए तो कोल्ड स्टोरेज का भी मुद्दा उठाया गया कि जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक है वो मनमानी तरीके से किसानों से पैसा ले रहे हैं। तो कई ऐसे जो मुद्दे थे आज किसान महापंचायत में उठाए गए। हालांकि किसानों ने कहा है कि सरकार को याद दिलाना है कि जो वादे किसान से किए गए थे उन वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो जल्द से जल्द किया जाए। तो हालांकि अब देखना यही होगा कि किसानों की जो महापंचायत है वो आगे किस तरीके का रुख अपनाती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, इंडिया वॉइस। तो रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। आगरा में सत्संगियों और पुलिस में बवाल हो गया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं आमिर कादरी। आगरा के दयालबाग के अंदर इस वक्त जो पुलिस और सत्संगियों के बीच जो विवाद चल रहा है, जो तकरार चल रही है, वो इस गेट की वजह से चल रही है। इस गेट के पीछे का राज सिर्फ ये है कि इस गेट को प्रशासन कह रहा है ये आम जनता के लिए है और सत्संगी कह रहे हैं ये हमारी निजी प्रॉपर्टी है। इस बीच में कल शाम को काफी पुलिस और सत्संगियों के बीच में तकरार हो गई। उस तकरार में कई पुलिसकर्मी और कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन जब जो बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची है तो इसकी एक कमेटी को गठन किया गया है। उस गठन में आगरा कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी ने एक कमेटी बिठाकर जांच कराई है और सत्संगियों को 7 दिन का समय दिया है कि वो इस जगह के पेपर को प्रस्तुत करें। अगर वो इस पेपर को प्रस्तुत कर देते हैं तो ये जो कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण अभियान की, इसको रोक दी जाती है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो इसको अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा यहाँ से। लेकिन देखना यह है कि इसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा इस गेट को कल शाम को हटा दिया गया था, लेकिन आज फिर इसे लगा दिया गया है। इसके बावजूद इस गेट के पीछे का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आगरा से कैमरामैन रामू प्रजापति के साथ में आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। जोशीमठ में भू धसाव पर वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया। खबर के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय कैथुरा। जोशीमठ भू धसाव उत्तराखंड के प्राकृतिक आपदाओं में से एक बड़ी आपदा यहाँ पर कही जा सकती है और अब हाईकोर्ट के दबाव के बाद राज्य सरकार ने उन सभी संस्थानों के 8 जो संस्थान थे जिन्होंने जोशीमठ पर अपनी रिपोर्ट बनाई थी कि क्या कुछ कारण इस भू धसाव के रहे हैं, कौन कौन से ऐसे जिम्मेदार कारण थे और क्या कुछ भविष्य के लिए किया जा सकता है, उन सभी संस्थानों की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का काम किया है। ये कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट के दबाव के बाद ही वो सभी रिपोर्ट बाहर आ पाई है और ये खुलासा हो पाया है कि जोशीमठ भू धसाव का कारण पानी रिसाव था, जो जमीन के नीचे लगातार धस रहा था और उसकी वजह से जो चट्टानें थी, जो प्लेटें थी, वो खिसकती हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से जोशीमठ भू धसाव बड़ा सामने आया था। ये कह सकते हैं कि अब सरकार के लिए जागने का समय है कि उत्तराखंड के जितने भी पर्वतीय जो क्षेत्र है, जो शहर है, वहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी के मानक लागू किए जा सके ताकि उन शहरों को बचाया जा सके, क्योंकि उत्तराखंड पौराणिक राज्य है, पौराणिक संस्कृतियों से भरा पड़ा है। ऐसे में उन सबका बचाया जाना जरूरी है। कैमरामैन नथुनिया के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। मुरादाबाद में महिला चोरों की शातिर गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शारिक सिद्दीकी। मुरादाबाद जनपद में शहर कोतवाली पुलिस के हाथ आई बड़ी सफलता। दरअसल मुरादाबाद जनपद में बीती रात को कुछ महिलाओं के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिस धार्मिक कार्यक्रम के अंदर मेरठ के साथ ही मुरादाबाद जनपद के अलग अलग स्थानों की 11 महिलाओं के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने तुरंत ही शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। इस पूरे प्रकरण में 11 महिलाओं को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेलबंदी कार्यवाही को कोतवाली पुलिस बल के द्वारा दिया गया अंजाम। दरअसल पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के कोतवाली इलाके का है, जहां पर एक गुरट्टी के पास ही एक घटना हुई है, जिसमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। मुरादाबाद से शारिक सिद्दीकी, इंडिया वॉइस के लिए। कोरबा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। खबर के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुहेल किदवई। कोरबा जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, कटघोरा, रामपुर और तानाखार। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में
अभी तक ना तो कांग्रेस ने ही अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और ना ही भाजपा ने। रही बात कोरबा विधानसभा सीट की, तो कोरबा विधानसभा सीट में भाजपा ने पूर्व विधायक और पूर्व महापौर रहे लखनलाल देवांगन पर दांव लगाया है। वहीं 3 बार लगातार से विधायक रहे राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की टिकट लगभग तय है और दोनों ने ही अपना प्रचार लगभग शुरू कर दिया है, पूरी तरह से शुरू कर दिया है। लेकिन जानकारों का मानना है, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के लिए इस बार राह आसान नहीं है। उसका कारण बताया जाता है कि लखनलाल देवांगन की गांव में अच्छी खासी पैठ है और जहां तक परिवर्तन यात्रा का मामला था, परिवर्तन यात्रा के बाद लखनलाल देवांगन की स्थिति मजबूत हुई है। वहीं पर पट्टे के मामले में लखनलाल देवांगन जयसिंह अग्रवाल राजस्व मंत्री को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा के इस चुनाव में कोरबा जिले से बाजी राजस्व मंत्री मार देते हैं या फिर ये सीट भाजपा की झोली में चली जाती है। कोरबा से इंडिया वॉइस के लिए कैमरामैन आशीष के साथ मैं सुहेल किदवई। रायबरेली में साइबर क्राइम को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबर के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं राजू तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटलाइजेशन के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश में बड़ी पहल की जा रही। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो साइबर अपराधी हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ी पहल देखने को मिली है और इसकी शुरुआत कल रायबरेली में की जाएगी। बता दें कि आईजी तरुण गाबा और एडीजी के द्वारा एक पीरामल फाइनेंस कंपनी से टाई अप किया गया है और इस कंपनी के द्वारा रायबरेली जिले में जो जानकारी के अभाव में लोग साइबर अपराध के ठग हो रहे हैं और साइबर अपराध के ठगी करने वाले लोगों के प्रति जागरूक करने का काम किया जाएगा। बता दें कि इसकी जानकारी एसपी आलोक प्रियदर्शी के द्वारा दी गई है। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि लगातार जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसी पर लगातार जो साइबर अपराधी हैं वो सक्रिय हो रहे हैं और वो लगातार लोगों को चूना लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी को जागरूक करने के लिए लोगों को ये कदम उठाया गया है। एडीजी और आईजी के द्वारा ये बड़ी पहल कही जा सकती है जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा और किस तरह से साइबर अपराधियों से बचा जा सकता है। इस तरह के कदम को लोगों को बताए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा। बता दें कि ये बड़ी पहल कही जा सकती है जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं और लगातार लोगों को ऑनलाइन होने की बात कह रहे हैं, उसी के तहत ये बड़ा कदम कहा जा सकता है। और इससे बचने के लिए लगातार जो पीरामल फाइनेंस कंपनी है इसके अधिकारी जो है कल रायबरेली के किरण हाल में लोगों के साथ होंगे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। बता दें कि इस तरह से कहा जा सकता है कि रायबरेली जिले में जो उच्च अधिकारी होंगे उनकी मौजूदगी में ये शुरुआत की जाएगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। आगरा की ट्रांस यमुना पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर आगरा स्वाट और सर्विलांस टीम और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया गया। दरअसल थाना टीवाईसी थाना क्षेत्र के अंदर एक कंटेनर के अंदर थाना पुलिस ने अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया है जिसको चंडीगढ़ से बिहार को तस्करी करने को ले जाया जा रहा था। हरियाणा मार्का की शराब को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 251 शराब की पेटियों को बरामद किया गया है। साथ ही एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है जो आगरा पुलिस ने शराब को बरामद की है। आगरा में इससे पहले भी हरियाणा मार्का की शराब को बरामद किया गया है जो कि हरियाणा मार्का की शराब को तस्करी करने को ले जाई जाती है, लेकिन आगरा पुलिस लगातार अपने सर्च ऑपरेशन में हरियाणा मार्का की शराब को बरामद कर लेती है। आगरा पुलिस ने ऐसा ही एक मामला किया है थाना टीवाईसी थाना क्षेत्र के अंदर। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह और डीसीपी सिटी सूरज रॉय की लीडरशिप में यह कार्रवाई की गई है। करीब 18 लाख की 251
पेटियां अंग्रेजी शराब की हरियाणा मार्का की बरामद की गई हैं। आगरा से रामू प्रजापति कैमरामैन के साथ मैं आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। बदायूं में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता विजय कुमार। जनपद के थाना जरीफ नगर के किशनपुर गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पूरे घटना की जानकारी के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने घटना का निरीक्षण किया है और गांव में जाकर जगह जगह पूछताछ भी की है। वहीं इस पूरे प्रकरण पे एसएसपी ने आदेशित किया है कि घटना का जल्द से जल्द सफल अनावरण किया जाए। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि जरीफनगर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में सोते समय एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सब कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। बदायूं से इंडिया वॉइस के लिए विजय राठौर। और इसी के साथ फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।